दोस्तों आज हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कब? जब नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनेगा। जैसे सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलकर नमक यानी NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। सोडियम क्लोराइड के गुण जिनसे मिलकर ये बना है यानी क्लोरीन और सोडियम, इन दोनों के गुणों से बिल्कुल अलग होंगे। इसी प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। जल के गुण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पदार्थ को जलाने में सहायक होते हैं, जबकि जल आग को बुझाने के काम आता है। इसके गुण जिनसे मिलकर जल बना है उनके गुणों से बिल्कुल अलग होंगे। तो इस प्रकार की कोई भी क्रिया जिसमें बनने वाले पदार्थ के गुण जिनसे वो पदार्थ बना है बिल्कुल अलग हों तो उस क्रिया को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। आगे बात करते हैं हम, किसी भी भौतिक विधि द्वारा रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को उलट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि भौतिक विधियों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को बदला पलटा नहीं जा सकता। यानी कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं तो भौतिक विधियों द्वारा जल को जिनसे जल मिलकर बना है उन अवयवों में तोड़ा नहीं जा सकता। आगे समझते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या शामिल होता है, यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं। पहला, अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी ठोस द्रव में बदल सकता है, द्रव गैस में बदल सकती है। इसी प्रकार रंग में भी परिवर्तन होता है, रंग रूप आकार में परिवर्तन होता है। तापमान में परिवर्तन होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में तापमान कम भी हो सकता है, तापमान बढ़ भी सकता है, गैसों का भी उत्सर्जन होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होने वाले ये मुख्य पॉइंट्स हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लेना है। अब हम समझेंगे कि दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या उदाहरण हैं जो हम दैनिक जीवन में देखते हैं। तो पहला उदाहरण, भोजन का पचना, फल या सब्जी का पकना, श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है कि जब श्वसन क्रिया में हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, लेकिन जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी हमने लिया कुछ है और छोड़ा कुछ है। इसी प्रकार किसी भी पदार्थ का जलना, जैसे लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, कागज का जलना, किसी भी पदार्थ का जलना भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। दूध से दही का बनना या दूध का फटना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। इसी प्रकार से लोहे पर जंग लगना और गन्ने के रस से शराब व सिरके का बनना या अंगूर के रस से शराब या शराब का बनना, ये सभी दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। इनमें से कोई भी प्रश्न अगर आ जाए तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। अभिकारक को इंग्लिश में रिजेंट बोलते हैं और उत्पाद को प्रोडक्ट। तो अभिकारक हम उन पदार्थों को कहेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और उत्पाद उन पदार्थों को कहेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमें प्राप्त होते हैं या बनते हैं। जैसे जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो जल का निर्माण होता है। तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन्हें हम अभिकारक कहेंगे। लेकिन जो बन रहा है यानी कि जल को हम उत्पाद कहेंगे। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो लेफ्ट साइड लिखे हुए पदार्थ होते हैं वो अभिकारक होंगे और राइट साइड में लिखे हुए पदार्थ उत्पाद होंगे, क्योंकि इनको हम लेकर रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं और इनके अभिक्रिया के बाद जो हमें मिल रहा है वो प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद है। अब हम समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। देखिए, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले पदार्थों यानी अभिकारक और उत्पाद के प्रतीकों व सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसे शब्दों के माध्यम से
आसानी से हम समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए उसे समझने के लिए अभिकारक और उत्पादों के प्रतीकों की सहायता से हम अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार अभिकारकों और उत्पादों के प्रतीकों के माध्यम से जो हम अभिक्रिया का प्रदर्शन कर रहे हैं वो ही रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे जब मेथेन वायु की अधिक मात्रा में दहन करा जाता है मेथेन का, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लिखा है ये है हमारा शब्द अभिक्रिया या शब्द समीकरण, लेकिन इसे जब हम इनके प्रतीकों के माध्यम से लिखेंगे तो ये कहलाएगा हमारा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की अवस्थाओं को प्रदर्शित करने के लिए भी हम कुछ शब्दों का चयन करते हैं। अगर हम एस लगाएंगे तो इसका मतलब है सॉलिड, यानी कि वो पदार्थ ठोस होगा। जी गैस, एल से लिक्विड, और ए क्यू यानी एक्वस, इसका मतलब होता है जलीय। तो इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरणों को अच्छे से समझ सकते हैं। अब हमने रासायनिक समीकरण क्या होती है ये तो समझ लिया है। अब इसके बाद हम समझेंगे कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का क्या महत्व होता है। देखिए, जो भी रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं उसे संतुलित करना अति आवश्यक होता है। संतुलन क्यों किया करा जाता है इसे यहाँ समझते हैं। कक्षा 9 में हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था, जिसके अनुसार यह पढ़ा था कि द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और उत्पादों का कुल द्रव्यमान हमेशा बराबर रहते हैं। तो इसीलिए हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं, जिससे अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद प्रत्येक परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो जाए, जिससे दोनों तरफ यानी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और उत्पादों का कुल द्रव्यमान समान आ जाए और हमारी अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करे। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब आयरन जल से अभिक्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। तो अब यहाँ ये जो समीकरण है ये हमारी संतुलन की अवस्था में नहीं है, क्योंकि यहाँ बाईं तरफ आयरन का केवल एक एलिमेंट है और दाईं तरफ आयरन के 2 एलिमेंट हैं। इसी प्रकार से बाईं तरफ ऑक्सीजन का केवल एक परमाणु है और ऑक्सीजन के यहाँ 3 परमाणु हैं। तो इसे संतुलन करना आवश्यक है, तभी ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगा। संतुलन करने का वैसे तो कोई ख़ास नियम नहीं है, लेकिन इसे हम बेसिकली अपने अनुसार समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बाईं तरफ और दाईं तरफ कुल कितने परमाणुओं की संख्या है। देखिए, यहाँ आयरन का एक परमाणु है, यहाँ 2 है, तो हम सबसे पहले यहाँ 2 की गुना कर देंगे। अब हम देखेंगे दोनों तरफ हमारे आयरन तो इक्वल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी क्या इक्वल नहीं है, ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन 3 है और यहाँ केवल 1 है, तो इससे पहले भी हम 3 की गुना कर देंगे। तो अब ये हो जाएगा हमारा 3 एकम 3 ऑक्सीजन यहाँ हो गए और 3 यहाँ हो गए, ये भी हमारे बराबर हो गए। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। यहाँ 3 दूनी 6 परमाणु हाइड्रोजन के हो चुके हैं बाईं तरफ, लेकिन यहाँ केवल 2 हैं, तो इनसे भी पहले हम एक 3 लगा देंगे, जिससे ये 3 दूनी 6 ही परमाणु हाइड्रोजन के हो गए। तो इस प्रकार अब हमारी समीकरण संतुलन की अवस्था में हो गई है। इसी प्रकार से हम अनेकों रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कर सकते हैं, दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या को बराबर करके। आगे हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कुल कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के अनेक प्रकार हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों को हम आज अच्छे से स्टडी करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1 है संयोजन की अभिक्रिया। संयोजन की अभिक्रिया शब्द से ही पता चल रहा है कि यदि 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई एक नया पदार्थ बनाए तो उस क्रिया को हम संयोजन की अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कोयले का दहन, तो कोयला ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन जब होता है तो कोयला ऑक्सीजन में जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके जल का निर्माण करता है। कैल्शियम ऑक्साइड
जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझे हुए चूने का निर्माण करता है। तो यहाँ तीनों ही अभिक्रियाओं में दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन की अभिक्रिया कहते हैं। नंबर 2 पर आती है वियोजन की अभिक्रिया। वियोजन का अर्थ होता है टूटना या बटना। इसी से ही हम समझ जाएंगे कि जब कोई एक पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उस क्रिया को हम वियोजन की अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन कई प्रकार से होता है। नंबर 1 ऊष्मीय वियोजन। यदि कोई पदार्थ ऊष्मा पाकर या किसी पदार्थ को अगर हम तेज गर्म करें तब वो दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों में टूट जाए तो उस क्रिया को कहेंगे हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे फेरस सल्फेट, जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो फेरस ऑक्साइड बनता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी निकलती हैं। तो यहाँ देखिए कि एक हमारा पदार्थ है जिसने ऊष्मा पाकर 3 प्रकार के अलग अलग पदार्थों में ये टूट गया, तो ये क्रिया ऊष्मीय वियोजन कहलाएगी। इसी प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड 2 अलग अलग प्रकार के पदार्थों में वियोजित हो जाती है, तो इसे कहेंगे हम ऊष्मीय वियोजन। दूसरे नंबर पर आता है वैद्युत वियोजन। जब कोई पदार्थ वैद्युत धारा के प्रवाहित होने पर दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों में टूटता है तो उस क्रिया को हम वैद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे जब जल में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसों में अलग अलग वियोजित हो जाता है। तो यदि कोई भी पदार्थ वैद्युत धारा के प्रवाहित होने पर दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों में टूटेगा तो वह क्रिया वैद्युत वियोजन कहलाएगी। तीसरे नंबर पर आता है प्रकाशीय वियोजन। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं अगर उनके विलयन को हम धूप में रख दें या उन पदार्थों को धूप में रख दें तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होकर अलग अलग प्रकार के पदार्थों में टूट जाती है, तो इस क्रिया को हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड को अगर धूप में कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो इसमें से क्लोरीन गैस निकल जाती है और सिल्वर प्राप्त होता है। तो वो ये था हमारा वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार। अब हमारे नंबर 3 पर आती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में शब्द से ही आपको हर बार समझना है, जैसी भी मैंने इसमें डेफिनेशन लिखी हैं ज़्यादातर डेफिनेशन हेडिंग से ही संबंधित है। विस्थापन से आपको समझ में आ जाएगा कि यानी कि हटना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से हटा दे और उसकी जगह पर खुद आ जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ देखिए आयरन को अगर कॉपर सल्फेट के एक क्यों लिखा है मैंने एक्वस यानी कि जलीय विलयन में अगर डाला जाए तो आयरन कम क्रियाशील कॉपर को अलग हटा देती है जिससे आयरन सल्फेट यानी कि फेरस सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है। तो ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से हटा दे और उसकी जगह पर खुद आ जाए तो वो अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। नंबर 4 पर आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में इसी शब्द से समझ लेना है कि अब 2 पदार्थ हटेंगे, तो ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें या यूं कहें वह अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से नए यौगिकों का निर्माण होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होगा कि एक पदार्थ का आयन दूसरे पदार्थ के आयन की जगह चला जाएगा और दूसरा उसकी जगह आ जाएगा। तो इस अभिक्रिया में देखिए आप कि सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन में जब बेरियम क्लोराइड का विलयन डाला जाता है या बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराई जाती है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनते हैं। तो यहाँ देखिए कि सोडियम के स्थान पर तो बेरियम आ गया और बेरियम के स्थान पर सोडियम पहुँच गया। तो ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें
दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से नए यौगिकों का निर्माण हो तो वो अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। नंबर 5 पर आता है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। देखिए उपचयन किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या किसी भी पदार्थ से हाइड्रोजन का हटना उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। समझिए बात, किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना तो भी उपचयन कहलाएगा, या किसी भी पदार्थ से हाइड्रोजन का हटना तो भी उपचयन कहलाएगा। इस अभिक्रिया में देखिए कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये होने वाली अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। अपचयन अभिक्रिया हम उसे कहेंगे, बिल्कुल ऊपर का हमें उल्टा कर देना ऊपर वाली डेफिनेशन का, किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना वहाँ हटना था या ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाएगा। देखिए इस अभिक्रिया में समझिए, यहाँ कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से होने पर कॉपर प्लस जल मिल रहा है। यहाँ पहली बात तो ये कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है तो ये होने वाली क्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। लेकिन इसमें एक और काम भी हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन का यहाँ उपचयन हो रहा है। तो ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दोनों काम हो रहे हैं। और यदि किसी भी अभिक्रिया में एक पदार्थ का अपचयन और दूसरे का उपचयन हो तो उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण या उपचयन और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता हो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ समझेंगे हम, कॉपर ऑक्साइड का तो अपचयन हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है। लेकिन हाइड्रोजन का यहाँ उपचयन हो रहा है। उपचयन क्यों हो रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन में यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अब हमने समझ लिया कि रासायनिक अभिक्रिया के क्या प्रकार होते हैं। अब हम समझेंगे कि तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। तो तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। नंबर 1 ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और नंबर 2 ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया उन अभिक्रियाओं को कहा जाएगा जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है या ऊष्मा उत्पन्न होती है, या यूँ कहें जिन अभिक्रियाओं के पूर्ण होने पर तापमान बढ़ता है वे अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक एग्जाम्पल आप समझो, जब भी कली चूने को जल में घोला जाता है तो जल का तापमान अपने आप ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऐसे ही जब मेथेन गैस का दहन किया जाता है, यानी मेथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में भी ऊष्मा बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है, तो ये भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का ही उदाहरण है। नंबर 2 पर बात करें तो नंबर 2 होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों को तोड़कर उत्पाद में बदलने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। या यूँ कहें ऐसी अभिक्रिया जिन्हें पूर्ण कराने के लिए हम उन्हें ऊष्मा देने की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें ऊर्जा देने की आवश्यकता पड़ती है, या यूँ कहें कि गर्म करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल फेरस सल्फेट को जब तेज गर्म किया जाता है तो ये फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलता है। इसी प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में बदलता है। तो जिन अभिक्रियाओं में के पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उन अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। देखिए इसके बाद
देखिए अब हम समझेंगे कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के क्या प्रभाव होते हैं। पहला प्रभाव होता है संक्षारण। संक्षारण किसे कहेंगे, समझिए। जब कोई भी धातु वायु, नमी या अम्ल के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस क्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, तांबे पर हरी परत पड़ना, ये सभी संक्षारण के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं कि संक्षारण से कैसे बचाया जा सकता है। धातुओं पर पेंट करके या तेल लगाकर या किसी भी अन्य धातुओं का विद्युत लेपन करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। विकृत गंधिता आखिर क्या होती है। देखिए अगर हम वसा युक्त या तेलीय खाद्य सामग्री को कुछ समय के लिए वायु में छोड़ दें तो कुछ समय बाद उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, वो धीरे धीरे खराब हो जाती है। तो इस क्रिया को ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने क्लास 10th साइंस के चैप्टर 1 से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। इसके बाद इसमें जो कोई और क्वेश्चन आंसर रह गया होगा मैं आने वाले अगले वीडियो में उसे बता दूंगा। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।